नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन अपने पॉडकास्ट चैनल पर तमाम श्रोताओं का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है मोहिनी और जिसे रचा है वरिष्ठ कहानीकार आदरणीय अंजलि जोशी जी ने। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। मेरे ऑफिस में दूसरे माले पर मेरा कैबिन है, जिसकी खिड़की से सामने बस स्टॉप दिखाई देता है और बस स्टॉप पर हर शाम 5:30 बजे बस का इंतजार करती हो, कभी अकेली, कभी कुछ सहेलियों के साथ। जब अकेली होती, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुना करती। जब सहेलियों के साथ होती, उनसे बातें करती, हंसती, मुस्कुराती रहती। दोनों ही हालातों में एक बात नहीं बदलती, उसकी आंखों में अजीब सी उदासी। पिछले कुछ महीनों से आदत सी हो गई थी। लगभग 15-20 मिनट वो वहां खड़ी रहती और मैं काम के बीच रह कर उसको देखता। गेहुआ रंग, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें। उस दिन जरा गौर से देखा तो खुद से कहा, कितनी सुंदर है ये लड़की। और इसकी सुंदरता इसके चेहरे की नाक नक्श से नहीं, चेहरे पर छाई सौम्यता के कारण है। पता नहीं क्या नाम होगा इसका, पता नहीं कहाँ रहती होगी। मेरे मन को इतना मोहित करती थी, इसलिए मैंने उसका नाम मोहिनी रख दिया। खैर, मैं तो मोहिनी के बारे में इतना सोचता था, लेकिन वो ये तक नहीं जानती थी कि कोई रोज उसको ऐसे देखता है। बहुत ज्यादा बन समकर नहीं रहती, लेकिन बहुत सादी सी भी नहीं रहती। सलीके से पहने हुए सलवार कुर्ता, हाथ में घड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और कमर तक आती ढीली सी चोटी। सब कुछ साधारण सा। कुछ अलग होता तो वो थे कान के झुमके। रोज बड़े बड़े सुंदर झुमके पहना करती थी। कितना मोहित था मैं उस पर। फिर एक रोज वो घटना भी घटी, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मोहित नहीं हूं मोहिनी पर, बल्कि प्रेम करने लगा हूं उससे। उस दिन एक स्थानीय नेता की हत्या कर दी गई, जिसके चलते नेता के उपद्रवी समर्थक छोटी छोटी टोलियों में घूम घूम कर रह कर उपद्रव मचा रहे थे। सुबह बस से उतर कर जाते तो देखा था मोहिनी को। अब उसके बारे में ही सोच रहा था। तनाव के चलते बस स्टॉप पर कोई यात्री नहीं थे। बसें आने जाने की औपचारिकता कर रही थी। परिचितों से बात करके ये पता लगा लिया था कि तनाव सिर्फ मेरे ऑफिस के आसपास वाले इलाके में ही था, बाकी शहर में शांति थी। मैं बेहद बेचैन हो रहा था, क्या करूं क्या नहीं। आखिर में जैसे ही घड़ी में 5:15 बजे, मुझसे रहा नहीं गया। नीचे उतरकर अपने ऑफिस की पार्किंग में खड़ा होकर मोहिनी के आने का इंतजार करने लगा। 5-10 मिनट बाद वो आती दिखाई दी। कोई और दिन होता तो धड़कन कानों तक सुनाई देती उसके करीब जाते हुए, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके स्टॉप पर आने के पहले ही मैं वहां पहुंच चुका था। उसके आते ही मैं बोला, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज इस इलाके का माहौल ठीक नहीं है। उपद्रवियों की टोलियां रह कर घूम कर उपद्रव मचा रही है। हालांकि पुलिस पेट्रोलिंग भी चालू है, उसी के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बस के इंतजार में आज आपका यहाँ खड़े रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। मोहिनी हैरान सी मुझे देख रही थी। उसके लिए मैं भी उतना ही अनजान था जितने वो उपद्रवी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसको सहज करने की कोशिश की और कहा, ये सामने जो इमारत है, ये मेरा ऑफिस है और मेरे कैबिन की खिड़की से बस स्टॉप दिखता है, इसलिए 2-4 बार नजर पड़ी आप पर। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कुछ देर मेरे ऑफिस में चलकर बैठिए, जैसे ही बाहर सब सुरक्षित महसूस होगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। मोहिनी ने सहमति में सर तो हिलाया,
लेकिन वो बहुत सहज नहीं लगी। मेरे पीछे पीछे वो मेरे ऑफिस में आ तो गई, लेकिन चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो मुझे लेकर भी बहुत आश्वस्त नहीं थी। इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मेरे लिए तो वो मोहिनी थी, उसके लिए मैं एक अनजान इंसान। मौके की नजाकत को समझते हुए मैंने उसे कैबिन में बैठकर इंतजार करने को नहीं कहा। शायद वो और असहज हो जाती। माहौल बिगाड़ने के कारण अधिकांश लोगों को घर जाने की इजाजत दे दी थी। इक्का दुक्का लोग थे, वो भी अपने जाने के साधनों के जुगाड़ में लगे थे। बॉस होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से आश्वस्त होने के बाद ही किसी को जाने दे रहा था। कुछ देर बाद बस ऑफिस में मेरे 2 कर्मचारी, एक महिला एक पुरुष रह गए, और रह गए मैं और मोहिनी। 2-4 जगह फोन करके जब यकीन हुआ कि अब बाहर निकला जा सकता है, मैंने कैबिन के बाहर आकर उन तीनों को खबर की। उन तीनों की एक ही समस्या थी कि अब ऑफिस के सामने वाले स्टॉप पर उनके घर की ओर जाने वाली बसें नहीं आनी थी। अंततः मैंने तीनों को अपने साथ कार में चलने को कहा। आप मुझे बस मेरे अगले स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? पहली बार मोहिनी की आवाज सुनी, जैसे शहद सा घुल गया कानों में। दिल तो कह रहा था, नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें घर तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। लेकिन वो हालात बड़े अजीब थे। कुछ भी कहकर ना मैं मोहिनी को असहज करना चाहता था, ना अपने कर्मचारियों को बातें बनाने का मौका देना चाहता। उन तीनों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़कर मैं घर आ गया। अगले 2 दिन ऑफिस बंद ही रखा। तीसरे दिन तक सब सामान्य हो चुका था, सिवाय मेरे। जब से ऑफिस आया था, बस शाम होने का ही इंतजार कर रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा कि क्यों मैंने उसका असली नाम नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा कहाँ रहती हो, क्या करती हो। फिर मैंने खुद को समझाया, अब पूछ लूंगा। जल्द ही मैं मोहिनी से सब कुछ पूछ लूंगा, उसको सब बता भी दूंगा कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। फिर 5:30 भी बजे वो स्टॉप पर भी आई। आज वो सामने स्टॉप पर थी, मुझसे बहुत दूर, लेकिन आज धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि आज स्टॉप पर आते ही उसने मेरी खिड़की पर नजर डाली। मैं पहले ही उसे देख रहा हूँ, ये देखकर एक पल वो सकपका गई। अगले ही पल उसने मुस्कुराकर गर्दन हल्के से हिलाकर अभिवादन किया। वही उदास सी मुस्कुराहट। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। तभी मैंने देखा उसने अपने पर्स में से छोटी सी डायरी और पेन निकाला, उस पर कुछ लिखा और मेरे ऑफिस के नीचे खड़े चौकीदार को पर्ची दे आई। ओह, कुछ संदेश लिखा है उसने मेरे लिए। मैं खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। चौकीदार कब ऊपर आएगा, मैं ही चला जाता सोचकर मैं दौड़ पड़ा। नीचे पहुंचकर देखा वो बस में बैठकर जा चुकी थी। सोचा कोई बात नहीं, कल तो पक्का बात करूंगा। फिलहाल तो उसका संदेश पढ़ने की आतुरता थी। कांपते हाथों से पर्ची खोली। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उस दिन के लिए थैंक्स। थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन अगले ही पल खुद पर हंसी आ गई। एक अनजान मददगार ही तो उसके लिए, इससे ज्यादा क्या बोलेगी। लेकिन बस अब अनजान मददगार बनकर नहीं रहूंगा। अब उसको जान लेना चाहिए कि मेरे मन में उसके लिए क्या है। अगले दिन मैं पूरी तरह तैयार था। क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। शाम के इंतजार में पूरा दिन मुश्किल से बीता। 5:30 भी बजे। मैं पहले से बस स्टॉप पर भी खड़ा हो गया, लेकिन ये क्या, वो नहीं आई। सोचा शायद आज बस मिस कर दी। इतने महीनों में कभी नहीं की, आज क्या हुआ होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कहां से आती है, कहां जाती है। लगभग 1.5 घंटे इंतजार करके मैं ऑफिस लौट आया। याद करने लगा, आज सुबह बस से उतरती भी नहीं दिखी थी। फिर अगले दिन का इंतजार, और फिर उसके अगले दिन का इंतजार। मेरा ये इंतजार फिर खत्म नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ होगा। मोहिनी इधर कुछ पढ़ने लिखने आती थी या नौकरी करने, क्या पता। अब क्यों नहीं आती, क्या पता। जो उदासी मुझे उसके चेहरे पर दिखाई देती थी, अब मेरे चेहरे पर रहने लगी थी। लगभग 1 साल बीत गया।
मेरी इस आधी अधूरी प्रेम कहानी ने मुझे थोड़ा बेजार सा बना दिया। माँ को अब टालना नामुमकिन हो गया था। रोज शादी के लिए नई लड़की बताती थी। उस दिन जरूरी कागजात टटोलते हुए वो पर्ची हाथ लगी। उस दिन के लिए थैंक्स पढ़कर मन एकदम विचलित हो गया। और बस उसी समय आकर माँ ने कहना शुरू किया, देख बेटा, मैं आज हूं कल नहीं, निश्चिंत होकर मरने दे मुझे। जिस लड़की को मैंने तेरे लिए पसंद किया है गरीब घर की है, लेकिन हीरा है हीरा। मैं मर जाऊंगी तो मुझे शुक्रिया करेगा रोज कि माँ जाने के पहले सबसे सुंदर आशीर्वाद दे गई। मैं इतना खिन्न था कि माँ की बात बीच में ही काट कर बोला, इतनी अच्छी लड़की है और आपको इतनी पसंद है तो ये देखने दिखाने का नाटक मत रखो, सीधे सगाई करवा लो। माँ आश्चर्य से बोली, सच्ची? तो गुस्से में तो नहीं कह रहा? देख बेटा, लड़की पहले ही हालातों की मारी है। पिछले दिनों जब मुझे घुटनों में तकलीफ हुई, डॉक्टर रेड्डी ने फिजियोथेरेपिस्ट भेजी थी। इतनी शांत सौम्य स्वभाव की और इतनी मनमोहिनी लड़की थी। बेचारी के पिता नहीं है। छोटे भाई को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करती थी वो कि कुछ साल पहले हीरो बनने के लिए उसका भाई भी घर छोड़कर भाग गया। अपनी माँ का इकलौता सहारा है बच्ची। बीमार माँ को लगता है मरने के पहले इसका घर बसा दूं। मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं बहाने से उसके घर चली गई थी और उसकी माँ से बात कराई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर ये शादी हुई तो आपकी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा भी आपका बेटा होगा और दोनों मिलकर आपको संभालेंगे। मैं इतना उदास था कि माँ की बातें कानों में तो आ रही थी, मन तक नहीं जा रही थी। बेमन से हाँ करता हुआ मैं अपने कमरे में आकर सो गया। अगले कुछ दिनों में मैं तो भूल भी गया जो माँ से बात हुई थी। तभी अचानक माँ की आवाज ने झकझोरा, इस रविवार सगाई है, तेरे लिए कुर्ता पजामा और जैकेट मैं ले आई, तू नाप चेक कर लेना, बाकी सब तैयारी कर ली है। तू एक बार मिलना चाहेगा सगाई के पहले शालिनी से? दरअसल वो एक बार मिलना चाहती है। सोचा हाँ सही है, उस लड़की की जिंदगी का सवाल है। मेरे मन में जो स्थायी उदासी रहती है, शादी के बाद उसके सामने आई तो सहन नहीं कर पाएगी। मैंने माँ से उनका पता लिया और कहा कि उन्हें खबर कर दें, कल शाम ऑफिस के बाद पहुंच जाऊंगा। अगले दिन शाम को मैं एक छोटे से लेकिन व्यवस्थित घर के हॉल में बैठा था। एक बुजुर्ग महिला ने, जो यकीनन शालिनी की माँ थी, मुझे पानी पिलाया। बहुत ममता और आशा से भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उन्हें देखकर मेरा दिल पिघल सा गया। अविलंब शालिनी को आवाज लगाते हुए वो खुद अंदर चली गई। कुछ देर में इंतजार करता रहा, शालिनी बाहर नहीं आई। मैं समझ सकता था, शायद उसको अपनी धड़कन सुनाई दे रही होगी जैसे कभी मुझे सुनाई देती थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई। मैं अपने मोबाइल में आंखें धंसाए बैठा था। कनखियों से देखा, मेरे सामने आकर वो बैठ गई थी। धीमे से बोली, नमस्ते जी, मेरा नाम शालिनी है। ये आवाज एक दफा ही सुनी थी, लेकिन भूल नहीं सकता था। बमुश्किल खुद को संभालते हुए सामने बैठी लड़की को देखा। गेहुआ रंग, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और वही चिर परिचित उदासी। ओह, लौटा दिया भगवान ने उसे, शायद मेरी उदासी देखी नहीं गई। देखिए, मेरी माँ बहुत भोली है। उसको लगता है मेरी शादी के बाद कुछ बदलेगा नहीं, मैं उसकी देखभाल कर पाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा संभव नहीं। शादी के बाद हर पुरुष अपने परिवार के लिए पत्नी का समर्पण चाहता है। इसलिए मैंने आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। कृपया आप अपनी माँ को समझा दें कि ये सगाई नहीं हो सकती। आप लोग इनकार करेंगे तभी मेरी माँ को समझ आएगा। मैंने उसकी आंखें पढ़ी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानी थी। मैंने कहा, बुलाइए अपनी माँ को। वो खुद भीतर जाकर अपनी माँ को ले आई। मैंने उठकर उनके हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें
उन्हें अपने पास बैठाया। मैंने बोलना शुरू किया, देखिए माँ, लड़की की शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। आपकी बेटी की मुझसे शादी होने के बाद भी बदलाव आएगा, और वो बदलाव होगा कि आपकी बेटी को मैं शालिनी नहीं, मोहिनी कहकर बुलाऊंगा। इसके अलावा एक और बदलाव होगा कि आप सिर्फ अपनी बेटी के साथ नहीं, अपनी बेटी और मेरे साथ रहेंगी। इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा माँ। मोहिनी, शालिनी ने कहने की कोशिश की। मैंने कहा, सब कुछ अब शादी के बाद ही बताऊंगा मोहिनी। बहुत मुश्किल से मिली हो, अब नहीं खो सकता। पहली बार उस चेहरे पर मैंने सुकून वाली मुस्कुराहट देखी, बिना उदासी के भी। मेरी मोहिनी बहुत बहुत सुंदर लगती है, अब जाना। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। आप सभी का आभार। नमस्कार, शुभ दिन।